This is the Mark Education channel. Please do like and comment on our videos. And do subscribe our channel. If you have any query or doubt or having any question regarding any topic, please leave a comment on comment box. We will try to get back to you with more explanation. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ। आज हम आगे बात करने वाले हैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन डिफरेंट केसेस में कैसे की जाए। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहली वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को स्टडी किया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E था FO/Q0, यानी कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया कि 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फ्रेंड, इसकी एसआई यूनिट के बारे में हमने बात की थी आपसे। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का था न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन की हमने बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल रेडियली आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ एक्ट करेगी, और किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किसी भी पॉइंट पे रेडियली इनवर्ड होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये सब बातें हमने इससे पहले वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन डिफरेंट केसेस में कैसे की जाएगी और किन लॉजिक और किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अलग अलग केसेस में फॉर्मूला डराइव करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो फ्रेंड, सिचुएशन हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सिचुएशन है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। इस तरह से हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, और फ्रेंड इसको हम लोग ये कह रहे हैं कि इस रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से मैं, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके आउटर सरफेस पे इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रिंग का सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ द रिंग हुआ, और इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है रिंग की। इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहां हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का कि हम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहेंगे। बताना चाहूँगा फ्रेंड, इसकी जो रेडियस हम लोग यहाँ ले रहे हैं, इस रेडियस को हम r कह रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग x कह रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। हमें मान लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो मान लिया जाए कि इसका एक छोटा सा जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा पोर्शन मैंने कंसीडर किया है। मान लेते हैं कि इस छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज है वो कितना है, डेल्टा क्यू है। अब फ्रेंड, इस डेल्टा क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, और मैथमेटिकली अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखना चाहें इस डिस्टेंस की, तो इसकी वैल्यू होगी √x² प्लस r²। फ्रेंड, जैसा कि पूरी रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये छोटा सा चार्ज जो डेल्टा क्यू आप देख पा रहे हैं वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्ट करेगी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल्टा ई। मान लिया जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेल्टा ई है। ठीक उसी तरीके से एक ऐसा ही चार्ज हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा एलिमेंट अब मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये डेल्टा क्यू है। अब ठीक उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर वाले को ज्वाइन किया है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, किसी भी चार्ज की वजह से अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आपको उस पॉइंट और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। अगर आपको वो डिस्टेंस नहीं पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। और डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो डेल्टा क्यू है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डेल्टा क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डेल्टा ई, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डेल्टा ई है। फ्रेंड, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट
पे मैं यहाँ एक वर्टिकल वाई एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इस पूरे के पूरे रिंग को हम छोटे छोटे डेल्टा क्यू में डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो जो है एलिमेंट अभी कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप यहाँ पे भी डेल्टा क्यू कंसीडर कर सकते हैं, इधर भी डेल्टा क्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इस पॉइंट पे हम देखते क्या है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, अगर मैं इस एंगल को डिफाइन करना चाहूँ यहाँ पे, सपोज इस एंगल को मैं यहाँ पे थीटा कह रहा हूँ और ये वाला एंगल भी आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा वर्टिकल अपोजिट, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर आप इस डेल्टा ई को इसके कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो हम क्या पाएंगे, इस डेल्टा ई को कंपोनेंट में ब्रेक करने पे हम पाएंगे कि ये डेल्टा ई साइन थीटा होगा, और जबकि ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा ई कोसाइन थीटा होगा। ठीक उसी तरीके से इस डेल्टा ई को अगर आप ब्रेक करना चाहें तो इस डेल्टा ई का कॉस कंपोनेंट भी इधर ही आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई कोसाइन थीटा, ठीक है, और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा डेल्टा ई साइन थीटा। तो फ्रेंड्स, सिर्फ दो कंपोनेंट लेकर मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी डेल्टा क्यू कंपोनेंट लेंगे उनकी वजह से जो डेल्टा ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन सब के जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जबकि उनके जो कोसाइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे के अलॉन्ग होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैपिटल ई, उसको लिखा जा सकता है समेशन ऑफ ऑल डेल्टा ई कोसाइन थीटा। ठीक इसी तरीके से अगर आप एक और लेंगे, फिर मान लीजिए थर्ड और फोर्थ लेते हैं, तो उनके साइन भी एक दूसरे के अपोजिट आएंगे और कॉस एक दूसरे के अलॉन्ग आएंगे। तो सारे कंपोनेंट के जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके जो कॉस कंपोनेंट है वो ऐड होते चले जाएंगे, और जबकि जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल होते चले जाएंगे। तो ये हमारी आज की जो है मेन इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन, की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो समेशन ऑफ डेल्टा ई कोसाइन थीटा होगी। तो ये डेल्टा ई हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो ये डेल्टा ई को मैं लिख देता हूँ, ये होगा k, दैट इज 1/4πε0 डेल्टा क्यू ओवर द डिस्टेंस स्क्वायर। और आप देखिए डिस्टेंस किस किस के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब है चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं वो है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई का वैल्यू आएगा आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू के डेल्टा क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम रख लेते हैं। वहीं फर्स्ट इक्वेशन की नीड क्या है, फर्स्ट इक्वेशन की नीड थी डेल्टा ई, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं, और सेकंड जो उसकी नीड है वो है कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा भी हम इस डायग्राम से निकालेंगे। तो कोसाइन थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आप देखिए इस ट्राइंगल से आप देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में बेस हमारा जो है एक्स होगा, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देरी ना करते हुए हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि हम अपना फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर पाएँ। तो अब फ्रेंड क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू समेशन ऑफ के डेल्टा क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोसाइन थीटा का वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जिस तरीके से फ्रेंड इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो वेरिएबल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ ये जो समेशन है वो डेल्टा क्यू के साथ जाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू के समेशन डेल्टा क्यू, इसको एक साथ लिख लेते हैं, और इनटू एक्स, और डिनोमिनेटर में देखिए फ्रेंड क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में यहाँ देखिए यहाँ सिंगल पावर है और यहाँ पे आपकी 1/2 पावर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। देखिए फ्रेंड, समेशन डेल्टा क्यू का मीनिंग यहाँ क्या है, समेशन डेल्टा क्यू का यहाँ मीनिंग साफ साफ है कि हम लोग जो है सारे डेल्टा क्यू कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम सारे डेल्टा क्यू कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर दें तो वो टोटल चार्ज बन जाएगा जो कि रिंग पर जो है प्रेजेंट है। तो अगला स्टेप हम लिखना चाहेंगे, तो मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, मैं यहाँ अगला स्टेप आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, तो अगला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा आपका कैपिटल E इज इक्वल टू के, और ये समेशन डेल्टा क्यू आपका टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2।
यानी कि फाइनली किसी भी रिंग के लिए उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 QX ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये फाइनल रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम याद कर लें। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। किसी भी रिंग के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हम लोग यहाँ अप्लाई करना चाहेंगे। तो पहला केस देखिए क्या है। पहली कंडीशन हम बात करेंगे, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग। अगर हम रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहें, तो रिंग के सेंटर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहें तो उस केस में हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E का वैल्यू 0 होगा, यानी कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो पूरी तरीके से 0 होता है। वहीं अगर हम एक और कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन नंबर 1 थी, और कंडीशन नंबर 2 की बात हम लोग कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इफ़ x इज़ वेरी ग्रेटर देन r, अगर x क्या हो, r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, वी कैन नेग्लेक्ट आर स्क्वायर। तो हम आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में आर स्क्वायर इतना छोटा होगा कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो फाइनल एक्सप्रेशन होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 QX। अब आप देखिए, ये आर स्क्वायर को मैं यहाँ नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यानी कि फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, आप देखिए नीचे क्यूब बचेगा, ऊपर एक्स है, एक के पावर कट कैंसिल हो जाएगी। सो 1/4πε0 Q/x²। तो यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो है एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। तो याद कर लीजिए कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और अगर पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है तो रिंग जो है एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। अब आइए फ्रेंड, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की, और इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम बात करना चाह रहे हैं आपसे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डाईपोल मतलब दो पोल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हो लेकिन नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, और उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस हो, बहुत कम गैप पे वो रखे गए हों, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में इस लेंथ को हम लोग डायपोल लेंथ कहते हैं, जिसको जनरली हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं। फ्रेंड, किसी भी डायपोल के लिए जो डिस्टेंस की कैलकुलेशन की जाती है वो उसके सेंटर से ही की जाती है। डायपोल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहली बात क्या है डायपोल के लिए, कि नेट चार्ज, किसी भी डायपोल के लिए जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि डायपोल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन में दो ऐसे चार्जेस हैं जो मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल हैं लेकिन नेचर वाइज एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर आप टोटल करेंगे दोनों का, तो टोटल करने पे हम लोग उनको जो मिलेगा रिजल्ट वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरी बात, किसी भी डायपोल को जो कैरेक्टराइज किया जाता है, जो उसकी पहचान है वो किससे है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम डिफाइन करते हैं Q टाइम्स ऑफ 2L, यानी कि चार्ज और डायपोल लेंथ के प्रोडक्ट को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसका नाम। इसे हम फ्रेंड क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो आप याद रखिएगा इसको, इसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। फ्रेंड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ
वेक्टर क्वांटिटी। फ्रेंड अगला सवाल ये है कि अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, ऑब्वियस है, हर वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन क्या है? ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को लिया जाता है। तो याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ कॉन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस विच numerically equal but nature wise they are opposite to each other and they separated by a small distance. Net charge on an electric dipole is always zero, and electric dipole is characterized by electric dipole moment. It is a physical quantity and it is defined as the product of charge and the dipole length. Electric dipole moment is a vector quantity and always directed from minus q to plus q, and SI unit of electric dipole moment, so there is no magic to learn the SI unit of electric dipole moment. Simply आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, this is charge and length, so SI unit of an electric dipole moment is coulomb meter. तो आप याद कर लीजिए ये सब बातें। आइए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड ये जो डेरिवेशन है ये आपके लिए एक कॉन्सेप्ट का काम करेगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इसी डेरिवेशनल अप्रोच की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम लोग मेनली यहाँ दो केसेस के बारे में स्टडी करना चाहेंगे। तो सबसे पहला केस आपके सामने क्या है, ये मैं एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ किसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए, जिसमें कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस इस तरीके से रखे गए हैं। ठीक, अब फ्रेंड अगर इसकी एक्सिस को आगे बढ़ा दिया जाए, ये वाली जो लाइन है, चाहे आप इस तरफ बढ़ा लें चाहे इस तरफ बढ़ा लीजिए, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। और यहाँ इस लाइन पे कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सियल पोजीशन पे कोई भी पॉइंट हमारे पास है और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट हमारा क्या है, सी है। ये डायपोल का सेंटर है और ये जो लेंथ है हमारी, इसे हम डायपोल लेंथ कह रहे हैं, इसे हम लोग 2L से डिनोट कर रहे हैं। जबकि जो पॉइंट सी है फ्रेंड, जो पॉइंट सी है वो डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, तो ये r डिस्टेंस पे हम लोगों ने कोई पॉइंट सी लिया हुआ है। वहीं अगर हम b और c के बारे में बात करें तो b और c के बीच का डिस्टेंस होगा r माइनस एल। ठीक है, वहीं अगर हम a और c के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस होगा r प्लस एल। अब कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड, इससे पहले हमने जितने भी डेरिवेशन किए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हमें एक ही फॉर्मूला अब तक हम लोग उसके साथ फैमिलियर हो पाए हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ जारी रखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो इस सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दो चार्जेस की वजह से होगी। तो सेपरेट हम इन दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करेंगे। देन सेंस ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स सी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इवन है तो वो इवन का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज सपोज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। तो फ्रेंड बड़ा सिंपल हो गया है कि दो चार्जेस हमारे पास यहाँ थे डायपोल के अंदर, एक माइनस क्यू चार्ज था एक प्लस क्यू चार्ज था। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो टुवर्ड्स नेगेटिव थी और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज थी। तो अब हम इनकी वैल्यू को सेपरेट लिख लेते हैं। तो E1 इज इक्वल टू होगा हमारा के क्यू। अब आप कहेंगे कि यहाँ आपने माइनस साइन क्यों कंसीडर नहीं किया, तो फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितनी भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो वहाँ हम लोग चार्ज के नेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि चार्ज का नेचर सिर्फ हम लोग को डायरेक्शन का सेंस देता है और वो जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है।
तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एल है, तो हम यहाँ लिख देंगे आर प्लस एल का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। आप चाहें तो यहाँ इसकी डायरेक्शन भी मेंशन कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम E2 के बारे में बात करें तो E2 जो होगा आपका वो E2 होगा के क्यू ओवर, अब आप देखिए कि B और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका R माइनस एल, तो ये होगा आपका R माइनस एल का स्क्वायर। तो ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। E1 और E2 आप दोनों को जो बिल्कुल ध्यान से देखिए, E1 और E2 दोनों एक दूसरे के जो हैं अपोजिट हैं, ठीक है। और अब हम इनको वेक्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले से देखिएगा कि E2 का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है तो E2 क्वांटिटी बड़ी होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे एज मैग्नीट्यूड ऑफ E2, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ E1। जैसा कि E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो E1 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, तो वो हो जाएगी हमारी E2 माइनस E1। अगर ऐसा कर लिया जाए तो आप देखिए, इनको सब्सटीट्यूट करें आप, E2 और E1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे के क्यू हम कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे मैथमेटिकली। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे। तो कैपिटल E इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका के क्यू, और इसे हम लिख सकते हैं आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखिए नीचे आर माइनस एल का स्क्वायर और ये आर प्लस एल का स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई ज़्यादा बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया फ्रेंड, सिंपल देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी दोनों हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर था वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल E इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आर प्लस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस एल। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या क्वांटिटी चल रही है, डिनोमिनेटर में आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो एल है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आर कैंसिल हो रहा है, तो कैपिटल E आपके पास आ रहा है क्या, के क्यू, और यहाँ देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया 2R, और यहाँ बचेगा आपके पास 2L, और डिनोमिनेटर में आपके पास है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं सॉल्व करते हुए। आइए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको, इसका जो आगे का रिजल्ट है। फ्रेंड ध्यान से देखिए कि जो Q है और जो 2L है उन दोनों का प्रोडक्ट, अभी आपको बताया था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डायपोल मोमेंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, कैपिटल E इज इक्वल टू के, ये देखिए Q और 2L का प्रोडक्ट हम यहाँ P लिख देंगे, P इंटू 2R, और डिवाइड करना होगा किससे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से। फ्रेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डायपोल की लेंथ होती है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं एज एल स्क्वायर इज़ वेरी स्मॉल। एल स्क्वायर एक बहुत छोटी क्वांटिटी है आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा के पी इंटू 2R। अब डिनोमीटर में देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, आर टू दी पावर 4। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू, तो मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ लिखना पसंद करूँगा, ये फाइनल रिज़ल्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो फ्रेंड ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू के 2P ओवर आर क्यूब, यानी कि इसे लिखा जा सकता है कैपिटल E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे E एंड P
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पर अगर आप लेंगे इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में था, तो आपकी जो फील्ड है वो भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी। क्लियर है फ्रेंड? तो ये बात थी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए एक्सियल पोजीशन पे हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं या कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, तो ये डेरिवेशन में आपने देखा। आइए अब हम इसके अगले केस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्विटोरियल पोजीशन के लिए होगी। इक्विटोरियल लाइन क्या होती है फ्रेंड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को हम इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका जो है प्लस क्यू चार्ज है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेंटर है। तो सेंटर से एक ऐसी लाइन पास हो जो कि डायपोल लेंथ को बराबर दो टुकड़ों में तोड़े, तो ऐसी लाइन को हम लोग जो है इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। तो फ्रेंड इक्विटोरियल लाइन पे आज हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम सी यहाँ दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो क्या करना होगा, जैसे कि हम पहले जानते हैं कि हमें पहले इनको ज्वाइन करना होगा इसे, और इसको इस तरह से ज्वाइन करना होगा। मैं यहाँ फिगर की इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। ये जो ए बी है, ए बी जो है डायपोल लेंथ है वो 2L के इक्वल है, जो आपका ए ओ है वो L के इक्वल है, उसी तरीके से जो बी ओ है वो भी L के इक्वल है, और फ्रेंड जो ओ सी है वो हमारा R के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम AC की बात करेंगे, जो AC होगा वो BC के इक्वल होगा, और ये होगा आपका अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ज़रूरत पड़ने पे इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि C पॉइंट पे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन है। तो देखिए, जो C पॉइंट है वो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो मान लेते हैं कि ये फील्ड हमारी E1 है, और जो C पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो सपोज़ ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी E2 है। अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर एक लाइन में बेस के पैरेलल बनाना चाहूँ तो ये वाला एंगल थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप देख सकते हैं कि E1 और E2 के बीच में जो टोटल एंगल है वो 2 थीटा है। जैसे कि फ्रेंड E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस AC और BC तो इक्वल है, तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस AC का स्क्वायर या फिर BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमारी बात नंबर 1 यानी कि आज की पहली इक्वेशन होगी। जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट वेक्टर का फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस कितना 2E1 E2, और दोनों क्वांटिटीज़ के बीच का जो एंगल है वो कितना है cos 2 थीटा हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 2 थीटा एंगल है दोनों के बीच में। लेकिन जो E2 है वो E1 के इक्वल है, तो फर्दर स्टेप देखिए, हम E2 को रिप्लेस कर देंगे, किससे? E1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। आगे सॉल्व किया जाए तो हम इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा √2E1, और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू √2E1 स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल E इज इक्वल टू √2E1, और इसको लिखा जा सकता है √2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू √2 हो जाएगा आपका 2E1 cos थीटा। अब देखिए फ्रेंड, फाइनल रिजल्ट के लिए आपको दो चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, एक E1 की जो कि आपको पहली इक्वेशन से मिल जाएगा, और कोसाइन थीटा जो कि हम अपने जो है डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2KQ ओवर ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और कोसाइन थीटा का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा बेस यानी कि L ओवर हाइपोटेन्यूज वो होगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, फिर से एक सिमेट्री बनती नज़र आ रही है 2QL, जो कि
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। तो हम लोग इसको फाइनल रिजल्ट के लिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा E इज इक्वल टू, मैं दोबारा से आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 2QL को P लिखना चाह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा K इंटू P, और डिनोमिनेटर में देखिए ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो फ्रेंड जैसा कि पिछले वाले डेरिवेशन में हमने कहा था कि जो L है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसे हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑन नेगलेक्टिंग L स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है और छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और छोटा होता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 0.01। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू KP, और नीचे आपके पास बचेगा कितना, R की पावर 3। ठीक है, तो फाइनली आपको मिलेगा E इज इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P ओवर R क्यूब। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला आपके पास है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले वाले रिजल्ट में आपको 2P ओवर R क्यूब मिला था, और जबकि इस वाले एक्सप्रेशन में आपको P ओवर R क्यूब मिला है। तो इक्वेटोरियल केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सियल के केस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका जस्ट हाफ होती है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी और रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यानी कि E, ठीक है, जो आपका इस ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं जो E है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में। आई होप आपको ये डेरिवेशन जो है समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की 3 डिफरेंट केसेस में, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक है कि जिस तरीके से हम लोग जो है सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसी तरीके से किसी भी अदर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से जुड़ी हुई कुछ और डेरिवेशन की, उसके टॉर्क की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आप कुछ जो है आप डाउट पूछना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ओपन चैट जो लिंक है वो दिया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, देन उस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आप मार्क एजुकेशन के जो ओपन चैट ग्रुप है जिसमें आप सीधे हमसे सवाल कर सकते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।